Very good morning, students. This is the third part of Easy Economics Current Affair. आज के इस पोर्शन में मैं आप लोगों को बिजनेस स्टैंडर्ड से कुछ न्यूज़ बताऊंगी और उसको एनालाइज करके हम करंट पोर्शन भी देखेंगे और स्टैटिक पोर्शन भी देखेंगे। कोई भी न्यूज़ उसके दो पार्ट होते हैं, एक उसका करंट पार्ट होता है और दूसरा उसका स्टैटिक पार्ट होता है। तो पहला जो न्यूज़ आज आया है वो है सुप्रीम कोर्ट गिव्स टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज 10 years टू क्लियर AGR ड्यूज। ठीक है, इसमें सिंपली न्यूज क्या है स्टूडेंट? तो न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, खासकर जो 3 प्राइवेट जायंट हैं, ठीक है, आपका वोडाफोन है, उसके साथ एयरटेल है और जियो है, ठीक है। तो इन कंपनीज का जितना भी ऋण बकाया है उनको सरकार ने बोला है कि आप 10 सालों तक इसको क्लियर कर सकते हो, लेकिन इस सारे बकाये का 10% जितनी भी इनके ऊपर बकाया इनके ऊपर ड्यू है उसका 10% मार्च 2021 तक इनको चुकता करना है। ठीक है, तो ये दो न्यूज हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के। पहला कि इन सारी कंपनियों के जितने भी ड्यूज हैं उनको गवर्नमेंट ने कहा है 10 years तक उनको क्लियर कर देना है, और दूसरा उसका 10% जितना ड्यू है उसका 10% मार्च 2021 तक इनको चुका देना है। तो स्टूडेंट ये था करंट पोर्शन। अब इसके बारे में मैं आपको कुछ स्टैटिक पोर्शन बता दूं। ये जो डिस्प्यूट चल रहा है AGR का, AGR है क्या, पहले इसके बारे में हम देखें। AGR कहते हैं एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू इसका मतलब है संशोधित सकल आय। इसको हम हिंदी में क्या कहेंगे? संशोधित सकल आय। अब देखो, इसमें जो डिस्प्यूट चल रहा था वो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के बीच में और डॉट के बीच में। अब डॉट क्या है और टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज क्या है, फिर मैं बताऊंगी कि डिस्प्यूट क्या था। डॉट है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, जिसको हम डॉट कहते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, और इधर सारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं। ठीक है, डॉट का कहना है कि इनका जो ग्रॉस रेवेन्यू है या सकल आय है उसको इट शुड इंक्लूड income from non-telecommunication non-telecom services। और कंपनीज का कहना था इट शुड इंक्लूड इनकम फ्रॉम टेलीकॉम सर्विस ओनली। इनकम फ्रॉम टेलीकॉम सर्विस ओनली, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? देखो, कंपनीज का कहना था कि हम जो सेवाएं देते हैं, हम जो सिम जारी करते हैं, उसे हम जो टेलीकम्युनिकेशन की सेवाएं देते हैं, दूरसंचार की सेवाएं देते हैं, हमारे आय में हमारा जो सकल आय है इसमें सिर्फ इसको काउंट किया जाना चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का कहना था कि आपकी जो अन्य आय है, आप जो सेवाएं देते हो उसके अलावा भी आपकी आय होती है। वो क्या है? अगर आपने अपनी किसी संपत्ति को बेचा है, सेल ऑफ एसेट, इससे अगर आपको इनकम हुई है तो ये भी काउंट होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अगर आपको किसी जमा पर सूद प्राप्त हुआ है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, तो इसको भी काउंट किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके साथ ही साथ रेंट, ये सारे भी काउंट होने चाहिए अगर आपका ग्रॉस रेवेन्यू काउंट हो रहा है तो। ये कहना था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का। लेकिन टेली कंपनीज का कहना था कि हम जो सर्विसेज देते हैं केवल उसको हमारे ग्रॉस रेवेन्यू में डालिए। तो इसको कहा गया एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, संशोधित सकल आय, जिस पर सरकार ने फैसला दे दिया कि AGR ही काउंट होगा, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब देखो, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू अगर काउंट हुआ, जो दो जायंट हैं प्राइवेट सेक्टर की, जो दो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, एक है हमारा वोडाफोन और एक है हमारा एयरटेल, तीन में से ये जो दो हैं इनका लॉस कितना हो जाएगा? एक का लॉस होगा 50,921 करोड़ और एयरटेल का लॉस जो चला जा रहा था काउंट करने पे 23,044 करोड़। तो इन दोनों को मिलाकर के टोटल लॉस वाज 74,300 करोड़।
ठीक है। तो अब स्टूडेंट ये जो लॉस इनको हो रहा है, जिसका 10% इनको 2021 के मार्च तक चुकाना है, ये पूरा कहाँ से करेंगे? तो इनका जो प्लान है, इनका प्लान है कि हम अपने 4G कस्टमर्स को बढ़ाएंगे, 4G कस्टमर्स को बढ़ाएंगे। और दूसरा इनके द्वारा ARPU क्या है? ARPU कहते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। ये ARPU को बढ़ाएंगे। ARPU इज कॉल्ड एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर मतलब यूजर कौन है? हम लोग, है ना। हमसे जो ये सेवाओं के बदले पैसे लेते हैं, उसमें वृद्धि करेंगे। मतलब पूरा जो भार जा रहा है किस पे जा रहा है? कंज्यूमर्स के पॉकेट पे, राइट। तो 10% अगर इनको चुकाना है 31 मार्च 2021 तक, तो उसका बर्डन ये कंज्यूमर के पॉकेट पे डालने को तैयार है। तो सिम कार्ड की कीमत बढ़ने वाली है स्टूडेंट, और शायद कुछ बढ़ भी चुकी होगी जिसका आपको अंदाज नहीं लगता। तो दिस वाज द करंट पोर्शन कि एयरटेल और जितने भी टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, उनका AGR काउंट किया गया है, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और उसका 10% मार्च 2021 तक चुकाना है, और बाकी 10 सालों में उनको चुकाना है। कुल भुगतान 10 इयर्स, ये था आपका करंट पोर्शन, कुल भुगतान 10 इयर्स, ठीक है। और इसका स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको बताया व्हाट इज AGR, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू में जो ये सेवाएं दे रहे हैं उसके अलावा अगर इनकी आय है तो उसको कैलकुलेट किया गया, कैलकुलेट करने पे इनका लॉस इतना ज्यादा आया। दूसरा जो हमारा न्यूज है, प्रोजेक्शंस फॉर GDP कंट्रैक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2021। क्रेडिट सेवा मुहैया कराने वाली जो कंपनी है, क्रेडिट रेटिंग करने वाली कुछ कंपनीज ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को काफी कम किया है 2021 हमारा जो वित्तीय वर्ष 2021 है उसके लिए। तो इन्होंने क्या कम किया है स्टूडेंट? इन्होंने हमारी क्रेडिट रेटिंग कम की है, मतलब हमारा जो ग्रोथ रेट है उसको इन्होंने कम करके दिखाया है कि भाई इनका ग्रोथ रेट भारत का कम होने वाला है। और देखो ये जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, इनकी रेटिंग को काफी लोग मानते भी हैं। जो लोग इंडिया में इन्वेस्ट करने वाले होते हैं वो पहले देखते हैं कि विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने कितना क्रेडिट रेटिंग दिया है। क्रेडिट रेटिंग मतलब क्रेडिट वर्दीनेस। क्रेडिट रेटिंग क्या बताता है? क्रेडिट वर्दीनेस। जैसे कोई बैंक अगर आपको लोन देता है, अगर आप लोन चुकता करने के लायक हो तभी वो आपको लोन देगा, है ना। तो ये आपका क्या दिखा रहा है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है, ठीक है। इसी तरीके से अगर क्रेडिट रेटिंग कंपनी ने इंडिया की क्रेडिट रेटिंग गिरा दी है, मतलब कि इंडिया को अगर आप लोन दोगे तो शायद वो चुकता ना भी कर पाए, इसकी बहुत ही कम संभावना है कि चुकता हो पाए। तो इनके द्वारा जो रेटिंग को घटाया गया, SBI की रिसर्च पैनल ने 10.9% रेटिंग दी है, नोमुरा कंपनी ने 10.8% दिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा की इकोनॉमिक रिसर्च टीम ने 6.8, मोतीलाल ओसवाल इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 5.2, इकरा ने रेटिंग की है 9.5 और केयर ने रेटिंग की है 6.5। तो स्टूडेंट ये था आपका करंट पोर्शन, लेकिन इसमें एक नाम हम देख रहे हैं, नोमुरा कंपनी, इकरा और केयर। तो क्रेडिट रेटिंग की ये जो तीनों कंपनी है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, दैट वाज द करंट पोर्शन किन्होंने क्रेडिट रेटिंग घटाई है। तो अब इनका नाम आ गया तो इनके बारे में हम जान ले। नोमुरा क्या है? नोमुरा जो है आपको जापान की फिनेंशियल सर्विसेज देने वाली कंपनी है। नोमुरा क्या है? जापान की। ये कहाँ की कंपनी है? तो ये कंपनी है जापान की, और ये क्या करती है? तो ये फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, फाइनेंशियल सर्विसेज इनके द्वारा दिया जाता है, नोमुरा कंपनी के द्वारा। ये जापानी कंपनी है और इसका जो हेडक्वार्टर है स्टूडेंट, वो हेडक्वार्टर है आपको टोक्यो में, ठीक है। अब इसके फाउंडर कौन है? तो नोमुरा के फाउंडर एक्चुअली जो नाम है उसके अनुसार ही है। नोमुरा के फाउंडर हैं टोकुशिची नोमुरा, ठीक है। और ये जो कंपनी है इट्स ओवर 30 कंट्रीज, 30 से भी ज्यादा कंट्रीज में इसके ब्रांचेस हैं, राइट। तो इनके द्वारा भी क्रेडिट रेटिंग की गई है और कहा गया है कि इंडिया की क्रेडिट रेटिंग को इन्होंने थोड़ा सा डाउन कर दिया है। इनके अनुसार अभी जो है हमारे यहाँ कोविड-19 की जो प्रॉब्लम चल रही है उसके कारण उन्होंने ये किया है। तो नोमुरा कंपनी के जो फाउंडर हैं टोकुशिची नोमुरा, इन्होंने इस कंपनी को स्थापित कब किया था? स्थापित किया था दिसंबर 1925 में, राइट। तो दिसंबर 1925 की बहुत ही पुरानी कंपनी है स्टूडेंट, और इसके बहुत सारे बिजनेस हैं। इसका रिटेल का बिजनेस भी है,
दूसरा एसेट मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट के अलावा मर्चेंट बैंकिंग के अलावा मर्चेंट बैंकिंग। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला नाम आया नोमुरा ने, तो नोमुरा कहाँ की कंपनी है ये आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी में बहुत ही अनप्रेडिक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, खासकर अगर कोई अभी जैसे नोमुरा हम छोड़ दें कि भाई नोमुरा से हमें क्या मतलब, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि भारत की क्रेडिट रेटिंग घटाई गई थी जिसमें नोमुरा भी शामिल था, उसने भी क्रेडिट रेटिंग किया था, तो नोमुरा कहाँ की कंपनी है, तो आपका जवाब होना चाहिए जापान। फाउंडर कौन है, टोकुशिची नोमुरा। कब ये स्थापित हुआ, दिसंबर 1925। इसकी जो ब्रांचेस है तो भाई रिटेल का काम करता है। इसके बिजनेस डिविजन्स क्या क्या है, रिटेल है, एसेट मैनेजमेंट है, मर्चेंट बैंकिंग है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा केयर के बारे में भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। केयर है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड, 1993 में ये स्टैब्लिश हुआ था। मुख्यालय इसका मुंबई में है। आईडीबीआई एवं यूटीआई बैंक और केनरा बैंक के द्वारा इसको विकसित किया गया था। इसका काम क्या है, ये किसकी क्रेडिट रेटिंग करती है, तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट की क्रेडिट रेटिंग करती है। डेट इंस्ट्रूमेंट स्टूडेंट, जैसे किसी कंपनी को अगर पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर इशू करती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, या उसको हम कहते हैं कि भाई पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, लेकिन अगर और पैसे की जरूरत पड़ती है तो इनके द्वारा अपने ऋण पत्र बेचे जाते हैं, डेट इंस्ट्रूमेंट बेचे जाते हैं, जैसे बॉन्ड, ये बॉन्ड इश्यू करते हैं, है ना। तो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा जब बॉन्ड इश्यू किया जाता है तो वो उतना सिक्योर नहीं होता, हो सकता है आपके पैसे डूब भी जाएं, वो वापस भी ना आए। बहुत ही कम होते हैं जो काफी ट्रस्ट क्रेडिट वर्दी होते हैं, ठीक है, विश्वसनीय होते हैं। तो डेट इंस्ट्रूमेंट की विश्वसनीयता आंकने के लिए क्रेडिट रेटिंग की जाती है केयर के द्वारा, केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ठीक है, लोन इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा भी जो भी लोन का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो भी बीमा कराया जा रहा है, उसकी भी क्रेडिट रेटिंग की जाती है केयर के द्वारा। तीसरा नाम अभी आया इकरा, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। तो जैसा इसका नाम है, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन, आपको निवेश कहाँ कहाँ करते हैं और उस जगह निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्रेडिट रेटिंग देखनी जरूरी है। तो इकरा 91 में बना था, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके द्वारा नेशनल एनएसई और बीएसई पर रजिस्टर्ड है। इसके द्वारा म्यूचुअल फंड की क्रेडिट रेटिंग की जाती है। स्टूडेंट, म्यूचुअल फंड क्या है? अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में पैसे लगाते हो तो आपको पता नहीं होता है कि कौन सा शेयर है जो प्रॉफिटेबल है, कौन सा शेयर है जो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो इसके लिए हम म्यूचुअल फंड को यूज करते हैं। म्यूचुअल फंड रिस्क को मिनिमाइज करता है ना। म्यूचुअल फंड मैनेजर्स जो होते हैं वो आपके पैसे को, बहुत सारे लोगों के पैसे को इकट्ठा किसी पोर्टफोलियो में लगाते हैं, बहुत सारे शेयर्स में लगाते हैं ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके। तो म्यूचुअल फंड, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके लिए भी रेटिंग होती है इकरा के द्वारा। ठीक है, इकरा की रेटिंग के अनुसार आप देख सकते हो किस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। रियल एस्टेट कंपनीज, आप जमीन खरीदते हो, जो भी रियल एस्टेट में आप इन्वेस्ट करते हो, तो किस रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, इसकी क्रेडिट रेटिंग करती है इकरा, इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन जैसा इसका नाम है। तो स्टूडेंट, ये हो गया आपका करंट अफेयर। करंट अफेयर क्या था कि इन कंपनीज के द्वारा जीडीपी का कॉन्ट्रैक्शन बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2021 में। SBI ने इनकी क्रेडिट रेटिंग को कम किया है। और नोमुरा के अनुसार, नोमुरा कहाँ की कंपनी है, स्टैटिक पोर्शन मैंने आपको बता दिया, केयर और इकरा भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा जो न्यूज आया है बिजनेस स्टैंडर्ड में, दैट इज डिस्कॉम्स टू गेट 5 more years फॉर टर्न अराउंड। डिस्कॉम क्या है स्टूडेंट? डिस्कॉम है आपकी स्टेट ये इलेक्ट्रिक कंपनीज हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं स्टेट ओन्ड। पहले मैं आपको डिस्कॉम के बारे में बता दूं, उसके बाद मैं इसके बारे में आपको स्टैटिक पोर्शन बताऊंगी। डिस्कॉम है स्टेट ओन्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशंस। डिस्कॉम है स्टेट ओन्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट ओन्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम कहते हैं उज्ज्वल डिस्कॉम। ठीक है, इसको हम कहते हैं उज्ज्वल डिस्कॉम। ये बनाया क्यों गया था स्टूडेंट? ये बनाया गया था कि इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है उसको सुधारने के लिए, बिजली की चोरी ना हो। ठीक है, दो तरह के लॉस हो जाते हैं, जो बिजली विभाग है, दो तरह के उसको लॉस होते हैं। पहले हम लॉस की बात कर लें, फिर हम करंट अफेयर की बात करेंगे। दो तरह के लॉस होते हैं। पहला तो टेक्निकल लॉस हो जाता है। टेक्निकल लॉस क्या होता है? टेक्निकल लॉस कि बिजली जो है, बिजली कहते हैं कि भाई खो जाती है टेक्निकल लॉस के कारण। जितना
जनरेशन होना चाहिए, जितना कंजम्पशन होना चाहिए उतना हो नहीं पाता। दूसरा है कॉमर्शियल लॉस या व्यावसायिक हानि। कॉमर्शियल लॉस क्या है? लोगों के द्वारा जो बिजली की चोरी की जाती है, लोग बिजली बिल नहीं भरते, जिसके कारण व्यावसायिक हानि होती है, कॉमर्शियल लॉस बहुत बढ़ जाता है। बिजली के मीटर लगाए जाते हैं लेकिन लोग उसको ठीक से बिजली बिल नहीं भरते या उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, तो इसके कारण बिजली का जो है इन कंपनीज का लॉस बहुत ही बढ़ता चला जा रहा था। इसके लिए सरकार के द्वारा 2015 में, सरकार के द्वारा नवंबर 2015 में एक योजना शुरू की गई थी जिसका नाम था उदय योजना। जिसका नाम था उदय योजना, ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा शुरू की गई थी उदय योजना। ठीक है, तो देखो बिजली कंपनी का जो लॉस बढ़ता जा रहा था उसके लिए सरकार ने उदय योजना शुरू की थी, जिसको मैं आप लोगों को अलग से बताऊं। उदय योजना क्या थी? उदय योजना शुरू की गई थी नवंबर 2015 में। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था इसका उद्देश्य था एनर्जी एफिशिएंसी लाना, एनर्जी एफिशिएंसी या ऊर्जा दक्षता, एनर्जी एफिशिएंसी या ऊर्जा दक्षता। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका रोल था, फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ पावर कंपनीज, फाइनेंशियल टर्न अराउंड, फाइनेंशियल टर्न अराउंड ऑफ पावर कंपनीज। अच्छा स्टूडेंट, ये क्या है? तो ये है कि जितनी भी पावर कंपनीज हैं उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाना, इसका उद्देश्य है। वित्तीय स्थिति में सुधार लाना उदय योजना का उद्देश्य था, वित्तीय स्थिति में सुधार। अब वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए क्या करना पड़ेगा? तो वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए इसके जो घाटे चल रहे हैं, बिजली कंपनी को जो घाटा चल रहा है उसको कम करना होगा। तो उदय योजना लाई गई। उदय योजना में क्या किया गया? सरकार ने बोला कि भाई उदय योजना में जो कुल घाटा है बिजली विभाग का, उसका 70% स्टेट गवर्नमेंट ओन करेगी, राज्य सरकार लेगी। ठीक है, घाटे का 70% राज्य सरकार लेगी और जो 10% है उसके लिए लो इंटरेस्ट बॉन्ड इश्यू किए जाएंगे, उसके लिए लो इंटरेस्ट बॉन्ड इश्यू किए जाएंगे। तो ये योजना बनाई गई उदय योजना नवंबर 2015 में, जिसका काम था कि भाई जो डिस्कॉम है, स्टेट ओन्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार किया जाए और उनका जो घाटा है उसका 70% राज्य सरकार ओन कर ले और 10% घाटे को पूरा करने के लिए लो इंटरेस्ट बॉन्ड लाया जाए। तो इस तरीके से उदय योजना 2015 में जब आई तो सरकार ने देखा कि बिजली कंपनी का जो घाटा है, आप देखो 51,562 करोड़ था 2016 में, जो घट करके 38,000 2017 में हो गया और 2018 में 15 करोड़, 19 में 28 और 20 में 18, है ना। घाटा जो है 18,316 करोड़। तो उदय योजना के आने के बाद से इनका घाटा जो है धीरे धीरे करके कम होना शुरू हुआ। इसलिए अभी कहा जा रहा है कि ये जो उदय योजना है 2020 से इसको बढ़ा करके 2024 और 2025 तक किए जाने की बात की जा रही है। उदय कंक्लूडेड इन फाइनेंशियल ईयर 2020। अभी इस योजना का अंत हो रहा है लेकिन इसको और 4-5 साल बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि बिजली कंपनियों का जो घाटा है -18,316 करोड़ तक अभी भी चल रहा है। तो उदय योजना काफी एक अच्छी योजना है स्टेट ओन्ड पावर डिस्ट्रीब्यूशंस के जो घाटे हैं उनको कम करने के लिए। तो स्टूडेंट, ये था आपका करंट अफेयर कि इसमें क्या क्या है, बिजली कंपनी का घाटा कितना चल रहा है, डिस्कॉम कौन है तो स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, लॉस कितना चल रहा है -18,316 करोड़ का चल रहा है। उदय योजना, अब स्टैटिक पोर्शन पे हम आ जाएं, उदय योजना नवंबर 2015 में आई थी। उद्देश्य क्या था? वित्तीय स्थिति में सुधार करना, किसका? डिस्कॉम के, है ना। स्टेट ओन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है उसको उसका सुधार करना था। स्टेट ओन उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, इसको भी हम कहते हैं उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना। ठीक है, तो इससे बिजली कंपनी का घाटा कम हुआ है और उसको और कम किए जाने की बात है, तो इसको जारी रखने की कोशिश की जा रही है। स्टूडेंट, ये थे हमारे 3 करंट अफेयर जिसका मैंने आपको करंट पोर्शन बताया और साथ ही स्टैटिक पोर्शन भी मैंने कवर किया है। तो इसके साथ ये श्रृंखला जारी रहेगी। इन तीनों करंट अफेयर से रिलेटेड और भी कोई अगर आपके सजेशन है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप इस नंबर पे पूछ सकते हैं। दैट इज माय व्हाट्सएप नंबर। और ये श्रृंखला जारी रहेगी। आप लोगों को जितने भी न्यूज़ हैं उन सभी को एनालाइज कर करके मैं आप लोगों के लिए पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरीके से लाती रहूंगी।
तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, और अगले पार्ट के लिए आपसे दोबारा मिलती हूँ। थैंक यू।